हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया ये चैप्टर हमारा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हम दक्षिण एशिया के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इस जो है वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत जो है करेंगे, समझेंगे क्वेश्चनों को और उसके आंसर को एनालाइजिंग करेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा वो काफ़ी महत्व रखेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next sixth question is most important here. How is the democratization going on in Nepal since 1990? It's the most important question here. How is the democratization going on in Nepal since 1990? Nepal used to be a Hindu kingdom. Nepal is a Hindu kingdom in the earlier period and followed by the constitutional monarchy in the modern period for any years. This is most important here. Nepal used to be a Hindu kingdom and followed there is a constitutional monarchy is the modern period of many years. The pro-democracy movement forced the king to be allowed new democratic constitution in the 1990. But it had a short and travel to the career. There is a most important point here. Pre-democracy movement forced the king to be allowed new democratic constitution in the 1990. There was a hug influence of monarchists to many parts of Nepal who believe our army insurrections against their monarch and their rulings elites. This is important here. The next here is a triangular conflict among their monarchist forces. Their democrat and their monarchist took place for some time. The parliament was abolished and government was dismissed by the king in the 2002. This is important. The parliament was abolished and the government was dismissed by the king in 2002. Again in 2006, the king was forced to restore the House of Representatives after a massive country of wild pro-democracy protest here. This is 2006. This is the most important period time here. Restore the House of Representatives here. The Constituent Assembly was forced to rewrite the constitution for the Nepal. The Constituent Assembly was forced their right to constitution for Nepal. The constitution has come into the effect with some amendment process going on. यहाँ पर हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है 6वां, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1990 से नेपाल में कैसे हो रहा है लोकतंत्रीकरण। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है।
और एग्ज़ाम व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि 1990 से नेपाल में कैसे हो रहा है लोकतंत्रीकरण। तो यहाँ पर एक विचित्र लीला देखने को मिलता है लोकतंत्रीकरण का, जो 1990 से हो रहा है। कहते हैं ये तब होता है जब वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्याएं रहीं। तो वहाँ लोकतंत्रीकरण के विषय में जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि नेपाल पहले काल में एक हिंदू राज्य हुआ करता था, जिसके बाद आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। यानी देखा जाए तो नेपाल में जो है हिंदू राज्य हुआ करता था, और नेपाल में जो है राजतंत्र होता था, यानी राजाओं का राज्य होती थी। तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र बहाल करना संभव नहीं था। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन ने राजा को 1990 में नए लोकतंत्र संविधान की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। लोकतंत्र जो वहाँ के थे, लोगों ने इतने स्ट्राइक किए, इतने आंदोलन किए कि राजा विवश होकर 1990 में नए लोकतंत्र संविधान की अनुमति देना पड़ गया, क्योंकि लोगों का यहाँ पर जो है समर्थन इसी प्रकार का था। लेकिन इसका करियर छोटा और परेशानी बड़ा। वहाँ पर लोकतंत्र तो हो गया, लेकिन राजा ने जो है इसको होने नहीं दिया, और बहुत ही अल्पकाल के लिए और बहुत ही परेशानी से भरा लोकतंत्र रहा। तो आप समझ गए होंगे कि नेपाल में लोकतंत्रीकरण का जो है बहाल था 1990 में की गई थी राजाओं के द्वारा ही। लेकिन राजा ने इसलिए किया क्योंकि वहाँ के नागरिक लोकतंत्र चाहते थे। राजा का यहाँ पर मन नहीं था कि नेपाल जो लोकतांत्रिक हो। इसी कारण से जो लोकतंत्रीकरण किया गया वो बहुत ही अल्पकाल के लिए था, बहुत ही कम समय के लिए था, और जब भी था बहुत ही परेशानी से भरा हुआ था। अब जर्नल सी बात है, वहाँ पर राजा का राज खत्म होगा तो वो क्या करवाएंगे, तरह तरह के लोगों में समस्याएं पैदा करेंगे। और ऐसा हर एक देश में देखने को मिलता है। जब किसी की सत्ता जाने लग जाती है तो वो देश में हर तरह के जो है गलत गतिविधियाँ करने लग जाती हैं, और नाम ये किसको लगाते हैं, बाहरी देशों को लगाने लग जाती हैं। कहते हैं जब अपने ही घर में दुश्मन भरा पड़ा हो तो हम दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते। कहते हैं जब सत्ता के लालची लोग हमारे घर में ही हो तो हम बाहर के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले लोगों को पनाह देने वाले भी अपने ही घर के लोग होते हैं। और ये बात साफ शब्दों में नेपाल की राजनीति में देखने को मिल गया। राजा ने प्रेशर में आकर लोगों के कहने पर, आंदोलन करने पर बेशक लोकतंत्रीकरण कर दिया, लेकिन राजा के हाथों से सत्ता जा रही थी। तो इसलिए वो हर तरह के जो है प्रबंधा यूज़ कर रहा था, हर तरह के रूल रेगुलेशन यूज़ कर रहा था, जिससे लोगों को परेशानी किया जाए और लोग जो है लोकतंत्र को ख़त्म कर दें और फिर से जो है राजशाही शासन का जो है लागू हो जाए। यानी जर्नल सी बात, राजनीतिक में भी आज यही लागू होता है। हर नेता, हर मंत्री का एक ही ख्वाब होता है कि उसकी जो है कुर्सी उसे जाए ना, चाहे अपने क्यों ना चले जाएं, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं जाना चाहिए। अब फिल्मों में भी ऐसे ही देखते हो, लोग अपने को ही मरवा के जो होते हैं लोगों की सहानुभूति बटोरते हैं और बड़े बड़े मंत्री बन बैठते हैं। तो फिल्म में भी कहते हैं वही हकीकत दिखाई जाती है जो वास्तविक जीवन में होता है, और ऐसे होता ही है। आज कहीं कोई घटना घट तो जाए, पहले देखिए कोई कानून रूल रेगुलेशन नहीं होता है, लेकिन कहीं कोई घटना घट तो जाए, मंत्री लोग के पूरे जो हैं कारवां उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कभी कदम भी ना रखा हो। आपने अक्सर टीवियों में, न्यूज़ में देखा ही होगा, कहीं कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाए जो जन के लिए सही नहीं रहता है, तो मंत्री लोग सारे के सारे करवा लेके वहीं पहुंच जाते हैं और तरह तरह के कमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले ना तो उन्होंने कानून को सशक्त बनाया था और ना ही उस क्षेत्र में रूल रेगुलेशन लागू किया था। जब घटना घट जाती है तभी ये लोग कार्य करते हैं। ये बड़ी अफसोस बात है। इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि कहते हैं अपराधी अपराध करके भाग जाते हैं और कहते हैं भाई वो मिल ही नहीं रहे, वो तो भागे हुए हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है तो अपराधी जो है 24 घंटे के अंदर जो है जेल के अंदर पड़ा हुआ मिलता है। आखिर ये कैसा जादू है जो इतना टाइम से नहीं मिल रहा था, और जैसे ही पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, टीवी में न्यूज़ चला, वैसे ही अपराधी जेल के अंदर बैठा पड़ा है। ये बहुत बड़ा जादू है, और ये जादू शायद भारत में ही हो सकता है। लेकिन हम यहाँ बात नेपाल की कर रहे थे, तो
तो नेपाल में देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र के बहाल किया गया था 1990 में, बहुत ही अल्पकालिक था, लेकिन बहुत सी परेशानियां थी। इतनी परेशानियां थी कि लोग लोकतंत्र को देख के ही जो है उनकी आंख से आंसू निकल जाते थे। नेपाल के कई हिस्सों में जो है माओवादियों का भारी प्रभाव था, जो राजा और शासक अभिजात वर्ग के खिलाफ सतत विद्रोह में विश्वास करते थे। अब जनरल सी बात है कि नेपाल में कई हिस्सों में जो है माओवादियों का भारी प्रभाव था, जो राजा और अभिजात वर्ग के खिलाफ विद्रोह में विश्वास करते थे। देखा जाए दोस्तों तो आज आपने कभी सुना ही होगा कि कभी भी कोई किसी मंत्री को सत्ता हासिल करना होता है तो वो कभी कभी अपनों को आपको भी घायल कर लेती हैं। यह आपने देखा ही होगा, और ये तो राजनीति में आए दिन देखने को मिल ही जाता है। कभी कभी अचानक गाड़ी से उतरते हुए पैर टूट जाती है, कभी कभी हाथ में चोट लग जाता है, और ये एक मुद्दा बन जाता है पॉलिटिकल में जो है सहानुभूति बटोरने के लिए कि देखिए हमारा पैर में खरोंच भी नहीं आया और मैंने पूरे में प्लास्टर चढ़वा लिया है और आपके समक्ष आया हूँ यहाँ वोट मांगने के लिए। मैं तो ऐसे लोगों को जो है महान समझता हूँ जो ऐसे कारनामा करते हैं, क्योंकि देखिए जिन व्यक्तियों को इतना अधिक गहरा चोट लगा हुआ हो, पूरे पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ हो, उनको हॉस्पिटल में आराम करना चाहिए, ना कि इलेक्शन में कूदना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों। ऐसा राजनीतिक में ही होता है, वास्तविक जीवन में नहीं होता है। अगर आपका हाथ पैर टूट जाए तो आप घर में ही बैठे रहोगे, ना कि बाहर आप इलेक्शन में वोट मांगने जाओगे। क्योंकि मैं कहा ना, एक ही बात होता है, इनका सहानुभूति बटोरना का होता है। वैसे ही यहाँ पर नेपाल में जैसे ही लोकतंत्र का बेहाल हुआ, वहाँ पर माओवादियों ने जो है राजाओं को परेशान करने लगा, अभिजात वर्ग का। अब देखा जाए तो ये विद्रोह का कारण क्या हो सकता है, ये तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी जो है राजनीति की एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जो है बात आ रही थी। अगला पॉइंट के अंतर्गत हम बात करें तो कुछ समय के लिए राजशाही ताकतों, लोकतंत्रवादी और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। अब जर्नल सी बात है, जब इतनी भयंकर संघर्ष हो तो कोई भी जो है लोकतंत्र नहीं बहाल करना चाहेगा, क्योंकि राजशाही ताकतों, लोकतंत्रवादी और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष होता रहा। और जर्नल सी बात है, इस त्रिकोणीय संघर्ष में आम नागरिकों की बहुत नुकसान हुई, जीव जंतु पर्यावरण का बहुत ही हर्ष हुआ। 2002 में राजा द्वारा संसद को समाप्त कर दिया गया और सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। अब जर्नल सी बात देखिए कि 2002 में जो है इसको जो है राजा के द्वारा संसद को बर्खास्त कर दिया गया, यानी लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया। अब लोकतंत्र ख़त्म हुआ, जैसे राजतंत्र स्टार्ट हुआ सारे विरोध भी ख़त्म हो गए। तो आप समझ गए होंगे ना कि ये सब कारनामा किसका रहा होगा, राजाओं का ही रहा होगा। जनरल सी बात है, वो अपनी सत्ता से कैसे दूर रह सकता है, कैसे लोकतंत्र लागू करवा सकता है। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला कि कुछ क्षेत्रों में राजशाही ताकतों के द्वारा, लोकतंत्रवादियों के द्वारा और माओवादियों के द्वारा संघर्ष चलता रहा। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जो संघर्ष चल रहा था, क्या आम गरीब बंदा इसमें शामिल हो सकता है? आपका आंसर क्या हो सकता है कि इस त्रिकोणीय संघर्ष में क्या आम व्यक्ति भी सम्मिलित थे? अगर आम व्यक्ति सम्मिलित थे क्या नहीं थे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या इस राजशाही ताकतों, लोकतंत्रवादी और माओवादियों के बीच में क्या आम गरीब बंदे इसमें सम्मिलित थे, जिनको 2 वक्त की रोटी के सिवा कुछ नहीं दिखता था? अगर ये बात आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। कहते हैं आलस्य नहीं कीजिए, कमेंट करके बताइएगा, तभी तो पता लगे कि हमारे देश के भी जो बच्चे हैं जागरूक हैं और वो हर तरह से सशक्त हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम बात करें तो कहते हैं 2006 में फिर से देश भर में बड़े पैमानों पर लोकतंत्र समर्थन विरोध प्रदर्शन के बाद राजा को प्रतिनिधि सभा को बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए 2002 में जो है राजशाही तंत्र फिर से जो है बहाल हो गया और फिर 2006 में लोगों ने फिर लोकतंत्र की मांग की और फिर जो है राजा को वहाँ पर प्रदर्शन का जो है सामना करना पड़ा और फिर से जो है प्रतिनिधि सभा को बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी देखा जाए तो यहाँ पर संघर्ष चलता रहता था, कभी लोकतंत्र, कभी राजशाही, कभी लोकतंत्र। क्योंकि जर्नल सी बात है कि जब राजा अपनी मनमानी करने लगता था तो लोग इसके विरोधी हो जाते थे और जब राजतंत्र खत्म होता था तो राजा जो है प्रपंडे अपनाने लग जाते थे, संघर्ष करवाने लग जाते थे। तो इन्हीं कारणों से यहाँ पर जो है 1990 में लोकतंत्र लागू किया गया और 2002 में इसको भंग कर दिया गया। फिर 2006 में फिर से संघर्ष स्टार्ट हुआ और फिर से जो है यहाँ पर प्रतिनिधि सभा का जो है
बहाल करना पड़ा। नेपाल के लिए लिखित संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन भी किया गया। यानी नेपाल के लिए संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और कुछ संशोधन प्रक्रिया चलाने के साथ संविधान लागू भी हो गया। अब जर्नल सी बात था कि इस रूल रेगुलेशन जब तक नहीं बनाई जाएगी तब तक जो है यहाँ पर सब कुछ सही नहीं हो सकता है। तो नेपाल में सारी रूल रेगुलेशन को लागू किया गया। अब देखा जाए तो वहाँ पर जो है लोकतंत्र अभी चल रही है फ़िलहाल। लेकिन फिर से कहते हैं कोई ऐसा राजा फिर से आएगा जिसको राजशाही की बहुत ही याद सताएगा, तो वो जो है फिर से इसी प्रकार का संघर्ष जारी करेगा। तो जर्नल सी बात है, आज एक साफ बात हो जाता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग सब होते हैं, वो अपनी कुर्सी से बहुत प्यार करते हैं। वो आम जनता से थोड़ा भी प्यार नहीं करते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपनी कुर्सी वो कैसे बचाएं, अपनी कुर्सी के जो है ऐशो आराम कैसे वो त्यागें। उनको आम व्यक्तियों से कुछ मतलब नहीं होता। चाहे आप क्यों नहीं वो जो है आम आदमियों के नाम से पार्टियों के नाम रखा जाए, उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि जिस व्यक्ति हो जनता ऐसे कुछ भी नाम रखा जाता है तो इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि जनता को सिर्फ बरगलाना है। ठीक है, जनता के लिए कुछ नहीं करना है। अगर जनता के लिए लोग करते तो गरीबी दूर करते, बेरोजगारी दूर करते, महंगाई दूर करते, अनपढ़ता दूर करते। ये सब बहुत बड़ी समस्या है जो देश को खा जाता है, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जर्नल सी बात है, सब कुछ देखिए अनपढ़ता की सीमा बढ़ता चला जा रहा है। आज लोग 8th 9th क्लास में जाते हैं लेकिन वो ज्ञान धारा नहीं होती जो होनी चाहिए। आज बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग जो है गलत रास्तों को अपनाने लग गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर 100 रुपया अगर आप लेके जाओ कहीं बाहर तो उसका कुछ भी मिलना संभव नहीं रह जाता है। 1 किलो अगर कुछ भी खरीदिए उसी में ख़त्म हो जाता है। तो महंगाई अपनी सर उठाती चली जा रही है और सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है। दोस्तों ये बहुत गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना हम तो जैसा मर्जी, हम तो एक नागरिक हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। हम तो इलेक्शन भी देने जाते हैं तो लालच के जो है आड़ में आ जाते हैं कि सरकार हमारे लिए पानी फ्री कर रहा है, बिजली फ्री कर रहा है, हमें रोजगार भत्ता दे रही है, लेबर कार्ड बना रही है, तरह तरह की जो है कंडे अपना रही है। हम इन्हीं लालचों में आके सरकार को जिता देते हैं। हम भी कहाँ समझदारी दिखाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी समझदारी दिखा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में ज़रूर सेव कीजिए। और जर्नल सी बात है, ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी पहुँचना चाहिए। ये भी समझदार बच्चों की समझदारी निशानी है। तो इसको जो है शेयर कीजिए, और शेयर करने कुछ नहीं करना, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक जो है +2 के अंतर्गत सभी चीज़ों का सलूशन यहीं पे मिलेगा। कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।